कितना भी अच्छा सिस्टम क्यों ना क्रिएट कर ले हम कंपनी में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स तो बनती हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम हर चीज को सेटिस्फाई कर पाए और वो भी बिना किसी की क्वेरीज के। यस, हम बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइन करते हैं कंपनी में, बट स्टिल कुछ क्वेरीज, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज अराइज हो सकते हैं। यस, हम एक एम्प्लॉय हो चाहे हम एक एचआर हो, ये दोनों ही केसेस ऐसे हैं। अगर हम एक एम्प्लॉय हैं तो बहुत सारी हमारी ऐसी क्वेरीज होंगी जो हमें पूछनी होंगी, कुछ ऐसे इश्यूज होंगे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिनका सोल्यूशन हमें चाहिए कंपनी से, लेकिन किससे बात करें। और अगर हम एक एचआर हैं, हमने पॉलिसीज बना दी, सब कुछ इंप्लीमेंट कर दिया, हम सोच रहे हैं एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो हम गलत हैं यहाँ पे। और यही रोल आ जाता है हमारे एचआर जर्नलिस्ट के 13th फंक्शन का, और वो है ग्रीवियंस मैनेजमेंट। यस, हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम डिस्कस कर रहे हैं एचआर जर्नलिस्ट के 15 फंक्शंस। यस, हमने देखा था फर्स्ट सेशन में एचआर जर्नलिस्ट क्या क्या काम करता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अब मैं ये बार बार आपसे कह चुकी हूँ कि खाली एचआर जर्नलिस्ट की ही नहीं है, आप किसी भी जनरल प्रोफाइल के लिए जाएंगे एचआर के, लाइक एचआर ऑपरेशंस, एचआर एग्जीक्यूटिव्स, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं आपके सामने। ये जो 15 फंक्शंस मैंने बताए हैं, ये खाली ऐसे नहीं है कि एक एचआर जर्नलिस्ट के लिए ही है, ये एक्चुअल में एचआर के फंक्शंस हैं। ओके, सो अगर आपको स्पेशली इसमें से किसी फंक्शन के लिए हायर किया जाएगा तो भी यही फंक्शंस होंगे, यही वर्क होगा जो मैंने हर एक फंक्शन में बताया है। ओके, सो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए सारे फंक्शन जरूर देख लें। आप बनाना चाहते हैं अपना करियर एचआर में और बार बार मुझसे पूछते हैं कि कुछ टिप्स दे दीजिए, तो टिप्स ये हैं कि सारे सेशंस देखते रहिए, बिकॉज उसमें सारी प्रैक्टिकल टिप्स मैं शेयर करती हूँ और यही काम आने वाली हैं। एचआर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं तो ये सब सेशंस देखिए, बिकॉज अगर आप इनिशियली इन वर्क के लिए अपॉइंट भी नहीं होंगे, इस काम को करने के लिए अपॉइंट भी नहीं होंगे, तब भी आपको ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है एज एन एचआर, बिकॉज अगर आपको ग्रो करना है तो बहुत सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। सो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, और ये हो गया बहुत लंबा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सारे सेशंस नहीं देख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जल्दी से चेक करिएगा इस सेशन के बाद, या पहले देखना चाहते हैं तो पहले देख लीजिए। सीरीज में सारे सेशंस चेक कीजिए, बहुत ऐसे सेशंस हैं जो आपके काम के होंगे। ओके, सो चलते हैं आज के सेशन पे, और आज का सेशन है ग्रीवियंस मैनेजमेंट पे। यस, अब ग्रीवियंस क्या है? कोई भी ऐसा डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है, ग्रीवियंस कोई भी ऐसी क्वेरी, कोई भी ऐसा डिसकंटेंट जो कि एक एम्प्लॉय को हो रहा है और वो उसका सोल्यूशन चाहता है, तो वो क्या करे? क्या सीधा मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट के पास चला जाए कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है? तो उसके लिए हम एक सेटअप करते हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं ग्रीवेंस मैनेजमेंट का, जिससे उनकी वो जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो सके, हम तक पहुंच सके, जिससे कि हमें ये भी पता चले कि भाई कंपनी में एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है नहीं है, और अगर उन्हें कुछ चीजें रिजॉल्व चाहिए, कुछ चीजों में चेंजेस चाहिए जो कि हमारी वर्किंग को इफेक्ट करेगा, कंपनी की वर्किंग को इफेक्ट करेगा, तो वो चेंजेस हम इम्प्लीमेंट भी कर सकें। यस, ग्रीवेंस का मतलब खाली ये नहीं है कि हमने प्रॉब्लम सुन ली, उस वक्त उसकी सॉल्व कर ली, और यही प्रॉब्लम 10, 12, 15, 20 एम्प्लॉइज की आए जा रही है और बस हम उसे सॉल्व कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी नेक्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हैं। मीन्स वो प्रॉब्लम आगे अराइज ही ना हो, ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ग्रीवेंस मैनेजमेंट को हम ग्रीवेंस रिड्रेसल भी कह सकते हैं। रिड्रेसल का मतलब होता है सोल्यूशन देना, राइट। सो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू है, कोई भी ऐसी चीज आ रही है जो एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम कर रही है, उसका सोल्यूशन ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम से हो सकता है। ओके, मैंने ये एक अच्छा सा नाम इसलिए दे दिया बिकॉज अक्सर ग्रीवेंस रिड्रेसल ही बोला जाता है इसे, और ये आता है पूरे ग्रीवेंस मैनेजमेंट पे, राइट। सो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, और जिससे कि जो भी चीजें इक्वल नहीं है, कुछ अनजस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ भी है, उसको हम स्ट्रीमलाइन कर सके इस ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम से, राइट। ये सिस्टम हेल्प करेगा हमारी जो क्वेरीज हैं उन्हें रिजॉल्व करने में टाइमली, फेयरली, और सबसे बड़ी चीज, जब एम्प्लॉइज को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उस समय उनका जो मोरल है वो लो ना हो,
ऐसा ना हो कि वो लॉस्ट फील करें और एफिशिएंसी आए ही ना, राइट। सो इसलिए ये सिस्टम स्टेब्लिश किया जाता है। अब आपके माइंड में एक चीज तो आ रही होगी कि भाई किस किस तरीके की प्रॉब्लम इसमें आएंगी, कौन कौन से ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, मींस रीजंस क्या क्या हो सकते हैं ग्रीवेंसेस के। वैसे तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें ना बहुत ही अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। यस, उसके नीचे हम डिवाइड करते जाएंगे सब कैटेगरीज में, लेकिन 3 टाइप के ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, 3 टाइप के रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है हमारा इंटरपर्सनल फैक्टर्स, बिहेवियरल इश्यूज, राइट। ये बहुत कॉमन है, जो आते ही आते हैं, ह्यूमन बीइंग है तो बिहेवियरल इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट इज वर्किंग कंडीशन रिलेटेड, कंपनी में वर्किंग कंडीशन रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। और थर्ड है मैनेजमेंट फैक्टर। यस, मैनेजमेंट रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जो एम्प्लॉइज को समझ ना आ रहे हों। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, और इन तीनों के बारे में जान लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से और रीजंस आ जाएंगे। नाउ सबसे पहला है इंटरपर्सनल फैक्टर्स, जो कि है बिहेवियरल इश्यूज। अब किस टाइप के इश्यूज हो सकते हैं? सबसे पहला तो कॉन्फ्लिक्ट विद टीम, जिस टीम के साथ काम कर रहा है एम्प्लॉय, वहां कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स विद पीयर्स, यस, जो हमारे कलीग्स हैं उनके साथ हो सकते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट्स विद बॉस, बॉसी कल्चर है हमारे लीडर का तो काम नहीं चल पाएगा। कोई भी चीज को हम उसके पास लेकर जाते हैं तो वो बस एक ऐसे इंस्ट्रक्शंस वे में बात करता है जिससे काम आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी प्रॉब्लम आगे रखते हैं तो वो सॉल्व नहीं होती, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ओके, सो ये हो गए हमारे इंटरपर्सनल फैक्टर्स। सेकंड आता है वर्किंग कंडीशंस। नाउ वर्किंग कंडीशंस में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, खुद सोच के देखिए। एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले लेते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं। जो मशीनरीज, टूल्स, इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं वो इतने पुराने हो चुके हैं, जंग लग चुके हैं, और सेफ्टी का भी प्रॉब्लम है। इसके बारे में बात करनी तो बनती है, क्योंकि एक्चुअल में जो वहां पे काम कर रहा है एम्प्लॉय, वो ही जानता है कि भाई इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। और वो अगर हमें नहीं बताएगा तो हमें पता नहीं चलेगा, और ऐसे ना तो काम ढंग से होगा और ना ही सेफ्टी रहेगी, राइट। सो इसका ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद कुछ डैमेज टूल्स हैं, ये तो हो गई हमारी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। फिर डैमेज टूल्स हैं, पुअर हाइजीन कंडीशंस हैं, जहाँ पे काम किया जा रहा है वहाँ क्लीनिंग नहीं होती, प्रॉपर सफाई नहीं होती। बहुत सारी ऐसी प्लेसेस होती हैं कंपनी में जो बहुत टाइमली क्लीन होनी जरूरी है। अगर हम मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें तो अगर वहाँ पे टाइमली स्वीपिंग एंड ऑल नहीं होगी, बहुत जल्दी जल्दी नहीं होगी, तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे क्लीनिंग बहुत जरूरी है। और ऐसी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं जिसकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, वो वर्किंग कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं हो रही हैं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। नाउ नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड, और थर्ड है मैनेजमेंट पॉलिसीज। नाउ पॉलिसीज कौन सी? बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी इंप्लीमेंट हो जाती हैं जो एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम करती हैं, नहीं समझ आती हैं, तो उसका सोल्यूशन भी बनता है। लीव एंड अटेंडेंस पॉलिसी कुछ ऐसी इंप्लीमेंट कर दी। आप कहेंगे ये तो एचआर का पॉइंट है, लेकिन ये इंप्लीमेंट होता है मैनेजमेंट से ही। ऐसा नहीं है कि एचआर अपने आप से उठा के कोई भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर देगा। ऑब्वियसली जब भी कोई पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं तो उनके अप्रूवल्स होते हैं। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के सेट में आपने देखा भी होगा, और यही प्रोसीजर होता है, राइट। सो ये हो गई आपकी कोई भी मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं। जॉब रोल्स हैं वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी ऑफ वर्क नहीं है, कोई भी काम कभी भी आप करा लेते हैं और उसका कोई आपके डिपार्टमेंट से लिंक नहीं है। इस तरीके की चीजें बहुत सारी हो सकती हैं जो कि मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज में आ सकती हैं। ओके, सो ये हो गए हमारे रीजंस। अब बात कर लेते हैं कि भाई प्रोसीजर क्या होगा। ग्रीवेंस प्रोसीजर वैसे आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। आपकी मिड साइज कंपनी है, स्मॉल साइज कंपनी है, या फिर लार्ज कंपनी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी एक कंपनी ने सेटअप किया होगा वो हो सकता है। अगर आप किसी स्टार्टअप में काम करने वाले हैं या कुछ चीजें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, अपने तरफ से सजेस्ट करना चाहते हैं, तो 2 तरीके की पॉलिसीज हो सकती हैं। अब वो 2 तरीके की पॉलिसीज कौन कौन सी हो सकती हैं? फर्स्ट आती है ओपन डोर पॉलिसी, और सेकेंड इज स्टेप लेडर पॉलिसी। नाम से ही पता चल रहा है, अब तो हम इतने समझदार हो चुके हैं कि जैसे ही आप बोलते हो सब समझ आ जाता है। तो फर्स्ट इज ओपन डोर पॉलिसी। ये एक पॉलिसी ऐसी है जो कि फिट करती है स्मॉल साइज में, जहां पे सिर्फ 20-50 लोग काम कर रहे हैं। तो जो टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं
उनसे जाके एक एम्प्लॉय मिल सकता है। यस, डायरेक्टली मिल सकता है, कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने कम लोग हैं और इतना हेड सिस्टम नहीं है, मींस सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, दो दो तीन तीन लोग एक दूसरे के नीचे हैं, ज्यादा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, लंबा चौड़ा काम नहीं है, तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली आप मिल सकते हैं, राइट। सो ये हो जाएगी आपकी ओपन डोर पॉलिसी। नाउ सेकंड आ जाएगी स्टेप लेडर पॉलिसी, और इसमें हमें पता चल रहा है जैसे कि हम सीढ़ियों से स्टेप चलते हैं ऐसे ही चलना है। यस, इसमें एक प्रॉपर हम प्रोसीजर बना देंगे कि भाई कोई भी क्वेरी आएगी तो आपको कैसे पोस्ट करनी है, आपको एक मेल डालनी है, आपको एक बॉक्स, ग्रीवेंस बॉक्स है उसमें डालना है, उसके बाद वो नेक्स्ट ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में जाएगी, वहां से सॉल्व होगी। इस तरीके से कुछ प्रोसीजर्स हो सकते हैं, और इसमें स्टेप बाय स्टेप सिस्टम होगा कि हो सकता है ग्रीवेंस का जो सेल है वहां पे जाएगी, फिर वहां पे प्रोसीजर होगा, हायरिंग मैनेजर पे आएगी बात, और फिर वहां से डिस्कस होके वहां भी सॉल्व नहीं होती है तो उससे ऊपर टॉप जाएगी, फिर आगे आगे जाएगी, राइट। सो ये जो स्टेप लेटर पॉलिसी है इसके बहुत तरीके के प्रोसेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें ये भी हो सकता है कि आपको जब कोई भी ग्रीवेंस आए तो आप एक मेल डालें जिसको सीसी करें आप अपने हायरिंग मैनेजर को और एक ग्रीवेंस सेल को, जिससे कि ग्रीवेंस सेल को भी पता चल जाए और हायरिंग मैनेजर को पता चले, वो सॉल्व कर सकता है अपने लेवल पे, तो वहीं खत्म हो जाएगी। ओके, मीन्स स्टेप लेटर पॉलिसी में कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ स्टेप्स हैं, आप उसके थ्रू जाएंगे अपनी प्रॉब्लम, अपनी क्वेरी को सॉल्व करवाने के लिए। ऐसा नहीं है कि सीधा ओपन डोर पॉलिसी की तरह टॉप एग्जीक्यूटिव्स के बारे साथ पहुंच गए और बस अब मुझे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए। तो ऐसे सोचिए आप 500,000 एम्प्लॉइज में तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक टॉप एग्जीक्यूटिव पूरे दिन क्वेरी ही सुनता रहेगा, अपना काम क्या करेगा। ओके, सो मेरी तरफ से ये डन है। आज बात करेंगे 14th सेशन, और ये है कंप्लायंस एंड वर्क प्लेस सेफ्टी। नाम से ही पता चल रहा है कितना इंपॉर्टेंट होगा। कंप्लायंस मतलब किसी चीज को फॉलो करना, कुछ इंप्लीमेंट करना, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कुछ अडॉप्ट करना लॉज एंड रेगुलेशंस, और उसको कंप्लाई करवाना, फॉलो करवाना एम्प्लॉइज से। यस, यही होता है हमारा कंप्लायंस का काम, कि जो पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, लॉज, रेगुलेशंस बनाए गए हैं कंपनी में, वो एम्प्लॉय प्रॉपरली फॉलो करे, उसको कंप्लाई करे। ओके, सो ये है हमारा कंप्लायंस। और आ जाती है वर्क प्लेस सेफ्टी। हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कोई ना कोई सेफ्टी तो रिक्वायर्ड होती ही होती है। ये होती है हमारी इंडस्ट्री स्पेसिफिक, इंडस्ट्री बेस्ड। लाइक अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कई तरीके की हो गई। हम मशीनरी के पार्ट्स बनाते हैं, हम ग्लासेस बनाते हैं, या फिर हम कोई और प्रोडक्शन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसमें भी आपकी सेफ्टी अलग अलग होगी। आप खुद सोच के देखिए, ग्लास कैसी चीज है, जब ग्लास बनता होगा तो कितने प्रिकॉशंस की रिक्वायरमेंट होती होगी, राइट। आपकी आईज के लिए, आपके हैंड्स के लिए। ऐसे ही अगर आप किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किसी मशीनरी के पार्ट्स बना रहे हैं तो वहां भी केयर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। किसी इलेक्ट्रिसिटी टाइप के डिपार्टमेंट में है, इंडस्ट्री में है आप, तो वहां कितनी ज्यादा डिफरेंसेस होंगे सेफ्टी में, राइट। सो ऐसे ही इंडस्ट्री स्पेसिफिक सेफ्टी प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हमें ध्यान रखने होते हैं कि हमारे अगर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो बहुत ज्यादा सफर करें, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। ऑल्दो कुछ एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, इंजरीज नॉर्मल होती हैं हर इंडस्ट्री में। ना नॉर्मल का मीनिंग ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूं कि ये इंजरी या एक्सीडेंट नॉर्मल है। नॉर्मल कहने का मीनिंग ये है कि ये बहुत एक्सपेक्टेड होता है कि इस टाइप की इंडस्ट्री में या इस टाइप के काम करने में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके लिए जो सेफ्टी मेजर्स लेने हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एचआर, राइट। सो एचआर का क्या रोल रहेगा? इतनी सारी कहानी तो हमने सुन ली कि भाई कंप्लायंस और सेफ्टी और हेल्थ इश्यूज एंड वेलफेयर, लेकिन अब ये हमारा रोल क्या रहेगा? हम तो ये सोचेंगे ना कि भाई इंडस्ट्री है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उन्हें सब कुछ पता ही होगा, कैसे कैसे होना होता है, कैसे मशीन्स यूज करनी है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, हमारा क्या रोल, हमें तो सीट पे बैठना है। बट यहीं आप रॉन्ग है, बिकॉज मैं देने वाली हूं आपको कुछ 6 ऐसे रोल्स जो कि एचआर में ही आते हैं कंप्लायंस एंड सेफ्टी वेलफेयर के लिए, किसी भी एम्प्लॉइज के लिए, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रोल क्या है? सबसे पहला रोल जो एचआर का आता है वो है अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है जो मैंने इंट्रो पार्ट में बताया कि जिस जिस टाइप की इंडस्ट्री है उसमें कैसी सेफ्टी की जरूरत है, कैसे वेलफेयर की जरूरत है, क्या कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड हैं,
ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मेडिकल इंडस्ट्री में जो जरूरत है वो ही एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सेफ्टी जरूरत होगी। ऑल्दो कुछ जैसे फायर एक्सटिंग्विशर टाइप की सेफ्टीज हैं वो हर जगह ही होती हैं, लेकिन किस जगह कितनी सेफ्टी की जरूरत है और किस टाइप की जरूरत है ये आपकी इंडस्ट्री टाइप पे डिपेंड करेगा। ओके, सो ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड आ जाएगा प्लान, इम्प्लीमेंट एंड सुपरवाइज। नाउ जब हमें पता चल गया कि किस टाइप की चीजें जरूरत है तो अब हमें प्लान करनी होगी कि वो कैसे कैसे हमें इम्प्लीमेंट करनी है, राइट। प्लान कर लीजिए कि वो कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होनी है और उसके लिए क्या क्या चेंजेस कंपनी में होने हैं, क्या क्या चेंजेस जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पे होने जरूरी है, क्या क्या चेंजेस हमारे ऑफिस वर्क प्लेस एरिया में होने जरूरी है। ओके, उसको प्लान करिए, इम्प्लीमेंट करिए और सुपरवाइज करिए। स्ट्रिक्ट सेफ्टी पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है। हमें ये चीजों का भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे हाई रिस्क है तो हाई रिस्क है तो क्या क्या पॉलिसीज वहां पे होनी चाहिए, और लो रिस्क है तो क्या क्या चीजें वहां होनी चाहिए। देखिए ये सारी चीजें हम हैंड से नहीं करेंगे, हम खुद से जाके फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगाएंगे, हम खुद से जाके जो उनके शटर्स होते हैं उनमें जो क्लोजर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सब नहीं करेंगे हैंड से। लेकिन ये सब हो रहा है नहीं हो रहा ये इंश्योर करना हमारी जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमने उन्हें हायर किया है, वर्क के लिए किया है, और उनकी सेफ्टी उनकी हेल्थ हमारे लिए सबसे पहली चीज होनी चाहिए, राइट। नाउ थर्ड आएगा स्टेब्लिश ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं है कि आपने सब कुछ सेफ्टी वेफ्टी लगा दी, अब वो जो इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए आपने लगाए हैं या आपने कुछ ऐसे डोर्स लगाए हैं, इमरजेंसी एग्जिट डोर्स हैं, वो किसी को ओपन ही करना नहीं आ रहा, आपने उस पर इंडिकेशंस लिख दिए बट स्टिल एम्प्लॉयज नहीं खोल पा रहे हैं, जो लेबर हमारी काम कर रही है उससे वो खुल ही नहीं रहा है, तो ऐसी चीजों का क्या फायदा। आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करने पड़ेंगे जिसमें आपको प्रॉपरली गाइड करना होगा एम्प्लॉय को कि वो चीज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कुछ डेमोज दिखाने पड़ेंगे, सेफ्टी ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी, इक्विप करना पड़ेगा एम्प्लॉयज को कि इमरजेंसी में आपको क्या यूज करना है, कुछ प्रॉपर ग्लव्स हैं, ग्लव्स कहाँ पर आपको रखने जरूरी हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको माइन्यूट बता रही हूँ। जो भी आपकी इंडस्ट्री है उसमें ये ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी हैं। खाली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया लेकिन जब तक एम्प्लॉय को वो यूज ही करना नहीं आएगा, लेबर को वो यूज ही करना नहीं आएगा, वो किसी काम का नहीं है, तो वो बिल्कुल उसी तरीके से है कि आपने निल सेफ्टी दी हुई है उन्हें, राइट। सो इस चीज का ध्यान रखें कि एस्टेब्लिश करें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। फोर्थ इज एजुकेट टाइमली, टाइमली उन्हें एजुकेट करते रहें। जो जो चीजें चेंज हो रही हैं, जैसे जैसे आपने अगर कुछ सेफ्टी इश्यूज में जो सेफ्टी में प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो आपको पता चली, रिपोर्ट हुई, फीडबैक आया, उसमें आपने कुछ चेंजेस करे, तो वो भी आपको एजुकेट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज को। खाली ऐसा नहीं है कि हर बार आपको कुछ सेशंस ही कंडक्ट करने हैं, बहुत सारे और वेज हैं। लाइक ऑब्वियसली जब कोई न्यू चीज इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको ट्रेनिंग सेशंस देने होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर होर्डिंग्स लगाने हैं जगह जगह, प्रॉपर इंडिकेशंस होने चाहिए हर जगह। जैसे मैंने बताया कि एग्जिट डोर है, अगर कोई इमरजेंसी एग्जिट डोर है तो उस पर लिखा होता है कि वो कैसे एग्जिट किया जाएगा, हिंदी इंग्लिश बाय लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। तो आपको इंश्योर करना है कि इस तरीके से इंडिकेशन सब जगह लिखे हुए हों जहां जहां सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि बस हाँ हमने तो बता दिया था, हमने तो कर दिया था, हमने सारी चीजें कर दी, लेकिन वो एम्प्लॉयज को अवेयरनेस है ही नहीं, एम्प्लॉयज को पता ही नहीं है। ओके, इग्नोरेंस किसी से भी हो सकती है, लेकिन हमारा पार्ट क्या है, हमारा काम क्या है, हम प्रॉपरली उन्हें एजुकेट करें, जो भी चीजें चेंज हो रही हैं उनको लेकर और जो चीजें चल रही हैं उनको लेकर भी, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उन्हें लेकर भी, राइट। फिफ्थ आ जाता है वेलनेस एंड हेल्थ प्रोग्राम्स। नाउ बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कुछ वेलनेस और हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स कंडक्ट करें, प्रॉपर ब्रेक्स रखें, कुछ एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रखें एम्प्लॉयज के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल के एम्प्लॉयज हैं। हर लेवल के एम्प्लॉयज के लिए आप कुछ अच्छी एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं जिससे कि उन्हें स्ट्रेस से थोड़ा सा टाइम ऐसा मिले जिसमें वो अपने आप को दोबारा से रिक्रिएट कर सके। यस, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती ही इसलिए है कि आपको जब कुछ प्रॉपर ब्रेक्स मिलते हैं, कुछ अच्छी एक्टिविटीज करने को मिलती हैं, तो आपका माइंड बॉडी सब फ्रेश होता है, जैसे कि आप दोबारा से बहुत अच्छे से बैक टू वर्क हो सकते हैं। ओके, सो ये आपकी ड्यूटी है कि आप इंश्योर करें कि जिस भी लेवल का एम्प्लॉय है उसको ये भी एक्टिविटीज मिलती रहें। ये ना इंश्योर करें कि हाँ जी बहुत ही जो ऑफिस में अच्छे अच्छे लोग बैठते हैं सिर्फ उनके लिए हमने कुछ अच्छी एक्टिविटीज रख दी और जो लोअर स्टाफ है वो सिर्फ हमेशा सेवा में लगा रहता है। ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। आई एम रियली सॉरी कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो लोअर स्टाफ है दैट ऑल्सो नीड्स गुड एक्टिविटीज, गुड
ब्रेक्स। और वो एक ऐसा स्टाफ है स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो बिल्कुल ऐसा काम कर रहा होता है जिससे सच में प्रॉफिट एंड बेनिफिट्स हो रहे होते हैं, बट हम उन्हें भूल जाते हैं, उन स्टाफ को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि बस माइन्यूट सा कुछ उनके लिए कर दिया और वहाँ काम हो जाएगा। तो दे ऑल्सो नीड रिफ्रेशमेंट फ्रॉम माइंड, फ्रॉम बॉडी। ओके, सो हमें ध्यान रखना है कि कुछ वेलनेस एंड हेल्थ प्रोग्राम्स हम कंडक्ट करते रहें, उन्हें टाइम टू टाइम अवेयर भी करते रहें कि वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, हेल्थ वाइज भी, फिजिकली भी, मेंटली भी। राइट, नाउ लास्ट आ जाता है सिक्स्थ, और ये है रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स। यस, ये बहुत जरूरी है कि हम ऑडिट्स करते रहें। सेफ्टी ऑडिट्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है? बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमने इम्प्लीमेंट करके रख दिया, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, हम सीसीटीवी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यार सब कुछ ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको फीडबैक्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। जिनके लिए आपने वो सेफ्टी मेजर्स लगाए हैं, एक बार जाके उनसे फीडबैक तो लीजिए कि भाई क्या वो सच में प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं और क्या वो बेनिफिशियल है सबके लिए, जिस तरीके से हमने चाहा था कि उसमें उसके आउटपुट आएंगे, वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और जिस तरीके से हमने वो चीजें इंप्लीमेंट की थी वो एक्चुअली उस तरीके से इंप्लीमेंट हुई है या नहीं है, ये बहुत जरूरी है। आप देखेंगे मैं अपने हर सेशन में एक रिव्यू एंड फीडबैक का जरूर एक पॉइंट रखती हूँ लास्ट में। वो इसीलिए रखती हूँ क्योंकि ये हमेशा देखा गया है कि हम लोग कर करके सब चीजें छोड़ देते हैं। मतलब एक बार वंस हमने उसको कर दिया, हमने सोचा बस वो इंप्लीमेंट हो गई और जिसकी ड्यूटी है वो उसे देखता रहेगा, लेकिन वहीं हमसे चूक हो जाती है। जब कुछ इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स होते हैं तब पता चलता है कि बहुत समय से वर्कर्स का किसी ने फीडबैक ही नहीं लिया था कि वहां पे क्या प्रॉब्लम है। यस, किसी ने केयर ही नहीं करी, एक बार वो लगा दिए। बहुत बार फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उनका रेगुलर चेक जरूरी है। बहुत बार पता चलता है कि जब फायर हुई तो तब पता चला कि वो प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर रहा था, उसमें कुछ इशू था। तो दिस इज नॉट राइट। हमें अपने आप जो चीजें हमने सेफ्टी के लिए लगाई हैं उन्हें रेगुलर मॉनिटर करना जरूरी है, खुद से भी चेक करना जरूरी है। एंड इट्स बेटर कि आप एक टिक सिस्टम लगाएं उनके आसपास ही कि हाँ वो किस डेट में चेक हो गया है, नहीं हो गया है, और उसकी एक प्रॉपर रिपोर्टिंग भी हो। इसके बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, मैं थोड़ा सा डीप में बता रही हूँ बिकॉज सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एम्प्लॉय की। जैसे कि हम घर से निकलते हैं तो हमें बहुत ज्यादा लगता है कि हम सेफली कहीं पहुंचे, ऐसे ही जो हमारा एम्प्लॉय वर्कर काम कर रहा है हमारी इंडस्ट्री में वो बहुत वैल्यूएबल है उसकी अपनी फैमिली के लिए और हमारे लिए, वो एक बहुत बड़ा एसेट है। और अगर हम इस तरीके से सोचेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। राइट, हम एक एचआर है, हमारा काम सिर्फ हायर करना नहीं है, एम्प्लॉय को रिटेन करना भी है, और रिटेंशन एक बहुत बड़ा रोल है एक एचआर का, वो बहुत जरूरी होता है। हम सोचते हैं बस हायर करके खत्म किया, यार मैं तो रिक्रूटर हूँ, मेरा काम खत्म, अब तो हायरिंग मैनेजर देखेगा, कंपनी देखेगी। बट यही हम गलत हैं, यही हम फॉल्ट हो जाते हैं, यही चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को इम्पैक्ट करती है। ओके, सो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। आई होप सो मेरी साइड से डन है, आपको समझ आया होगा। इसमें अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं किसी एक्ट के बारे में, जैसे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट है, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वो एक प्रॉपर एक्ट है। मैंने उसके बारे में इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं करा बिकॉज वो एक्ट रिलेटेड चीजें हो जाएंगी तो आपको लेंगी पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स सा बता दिया। जब आप जिस भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे वहां जो सेफ्टी एंड हेल्थ इश्यूज हैं वो ध्यान रखने जरूरी है। और जो मैंने आपको रोल बताए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि इसमें आपका रोल क्या है, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा फोकस किया बिकॉज हम ये नहीं समझ पाते कि ये हमारा असली रोल है, कि ये चीजें किस तरीके से स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रही हैं, इस पर हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट 15th फंक्शन एचआर जर्नलिस्ट का, एचआर एडमिन फंक्शंस। नाउ यहाँ मेरे से जो 14 फंक्शंस में जो भी फंक्शन स्किप हो गए हैं, ये सारे फंक्शंस आज 15th फंक्शन में कवर हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनको मैं नेम भी नहीं कर सकती हूँ, वो अगर आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बताए हुए हैं, अगर मेंशन किए हुए हैं तो आपको करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो हमें यही 14 फंक्शंस होते हैं, इसके अलावा हम कोई काम नहीं करेंगे। जो भी चीजें आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में डिफाइन होंगी वो सारी चीजें आपको करनी होंगी और यही कुछ फंक्शंस होंगे। ये मैंने कुछ ढूंढ ढांड के ऐसे फंक्शंस नोट करे हैं जो कि मैंने वहां कवर नहीं करे हैं। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं एचआर के जो कि आपको करने हो सकते हैं। ओके, कोई स्पेसिफिकली अगर फंक्शन जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर कोई स्किप हो गया होगा
तो मैं वो जरूर आपको बताऊंगी। अगर उसका सेशन होगा तो मैं इसका लिंक आपको मेंशन कर दूंगी, राइट। सो चलिए चलते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं सबसे पहली चीज जो कि है डॉक्यूमेंटेशन। नाउ बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है एचआर में जो कि स्पेसिफिकली आपको दिया जा सकता है। रिक्रूटमेंट चल रहा है वो एक अपनी अलग चीज है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन वर्क एक बहुत सॉलिड वर्क है जो कि एचआर में होता है। अब ये डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू एम्प्लॉइज फाइल्स हो सकता है, रिलेटेड टू कंट्रैक्ट्स हो सकता है, रिलेटेड टू एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय। ओके, तो कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो कि आपको डॉक्यूमेंटेशन में करनी दी जाए। नेक्स्ट आ जाएगा सेकंड, वो है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ बहुत सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं एम्प्लॉयज के, वो भी मैनेज करना, उसको हैंडल करना, उसको बनाना, उसकी सारी ड्राफ्टिंग देखना, वो सही बने हैं नहीं बने हैं, या फिर उसको प्रॉपरली डिलीवर करना, प्रॉपरली एक्सप्लेन करना, ये सारा काम भी आपको दिया जा सकता है। उसके बाद थर्ड आ जाता है पॉलिसी क्रिएशन। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का एक सेशन हमने देखा था जिसमें हमने बहुत सारी पॉलिसीज देखी थी। यहाँ मैं बात करने वाली हूँ स्पेशली रिक्रूटमेंट पॉलिसी की। हमने वहां भी बात की थी, लेकिन क्या होता है रिक्रूटमेंट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एचआर रिक्रूटर ही सारी चीजें करे जा रहा है खुद से। अगर एक एचआर रिक्रूटर एम्प्लॉयड है तो हो सकता है आपसे एज अ जर्नलिस्ट कहा जाए कि भाई एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी ड्राफ्ट करें। स्पेसिफिक पॉलिसी, जनरल पॉलिसी हमसे ड्राफ्ट करने के लिए कही जा सकती है कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स। स्पेसिफिक है तो भाई किस किस तरीके से किस किस फ्लो से वो फॉलो होगी, क्या क्या करना होगा, और अगर जनरल है तो क्या चीजें होंगी जो जनरली हमें हर पॉलिसी में करनी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है रिव्यूइंग लीगल कंप्लायंस। बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस चेंज होते रहते हैं, जो कि लीगल प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो चेंज होती रहती हैं, उनको रिव्यू करना और उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो सारे चेंजेस करना, उसकी ड्राफ्टिंग करना, ये हमें एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट एक्टिविटीज। ये एक बहुत ही फेवरेट पार्ट है मेरा, बिकॉज अगर हम अच्छी एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट एक्टिविटीज करेंगे मींस एम्प्लॉय जैसे कि एंगेज रहे। एम्प्लॉय एंगेज रहेगा खाली काम में नहीं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज में भी, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भी, जिससे उसका इंटरेस्ट डेवलप रहे, वो सेटिस्फाइड फील करे। एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन खाली सैलरी इंक्रीमेंट्स बोनस से ही नहीं होता, वर्क एनवायरनमेंट से भी होता है, रिक्रिएशन से भी होता है। ओके, सो एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट एक्टिविटीज होती हैं जो कि बहुत बार सीजनल होती हैं, बहुत बार फेस्टिवल ओरिएंटेड होती हैं, ये सारी मैनेज करने के लिए भी आपको कहा जा सकता है। और इसी में लास्ट फंक्शन एक और भी देख सकते हैं, वो हो सकता है इवेंट्स एंड सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स, सेमिनार्स कंडक्ट करना, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। ये रिलेटेड टू एम्प्लॉय हो सकते हैं जिसमें हमें उन्हें ट्रेनिंग्स देनी है, कुछ बाहर से एग्जीक्यूटिव्स आ सकते हैं, हम उन्हें हायर कर सकते हैं स्पेशल ट्रेनिंग्स के लिए, किसी भी तरीके की, राइट। सो बहुत सारे इवेंट्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, ये सब कंडक्ट करना, उनको टाई अप करना, प्रॉपर उनको सारी डील करना कि जो बाहर से एग्जीक्यूटिव्स आएंगे वो कैसे कैसे डील होंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स होनी है, ये सारी चीजें। ओके, अब ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक हो सकती है। ये मैंने कुछ ऐसे फंक्शंस बता दिए जो कि और इम्पोर्टेंट फंक्शंस मुझे लगे 14 के अलावा। इसके अलावा ऐसे मैं रिपीटेडली कह रही हूँ बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक फंक्शन है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। आई होप सो ये डन हो चुका है। नाउ इसके साथ हम 15 फंक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत टाइम से वेट था कि ये कब कंप्लीट होंगे, और क्योंकि इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है, यस, इंटरव्यू क्वेश्चंस। इतने सारे हमने सेशंस देख लिए कि भाई क्या क्या रोल है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब एक चीज लास्ट ये भी देख लेते हैं कि भाई जब हम एचआर जर्नलिस्ट के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सेशन अब आप समझ सकते हैं सबसे लास्ट में क्यों आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि आप पीछे के सारे सेशंस देख लें और इनके क्वेश्चंस आंसर समझने में आपको डिफिकल्टी ना हो। ओके, सो मेरी तरफ से डन है। कुछ भी बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही ओपन किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।